रात को मुझे 1 बज गए इस चीज को करते करते, है ना। एग्जाम आप लोगों का है पर चिंता मुझे है ना, क्योंकि एग्जाम आप दे रहे हो पर मुझे लग रहा है कि मेरी एग्जाम है, इसलिए मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, है ना। मैं 8 से 9 घंटे रोज पढ़ाता हूं। 8 से 9 घंटे पढ़ाने के बाद आपको लगता होगा ये पढ़ाना इतना आसान है। बिल्कुल आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सब कुछ तैयार करना पड़ता है, क्वेश्चंस देखना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब आपको मैं बता दूं कि आपके लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, है ना। और फिर एक चीज मैंने आपके लिए निकाली है जो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। जैसे आप देखेंगे सुबह 9 बजे की मेरी क्लास का कभी आप वीडियो देखेंगे, एक वीडियो शेयर हुआ है मेरा सेशन, जो टॉक सेशन है उसमें आपने देखा होगा सुबह आंखें एकदम सूजी सूजी सी हैं, है ना। उस बहुत छोटा सा जो 15 मिनट का वीडियो है। जैसे कल रात को 1 बजे सोया मैं। अब आप बोलोगे सर आप क्या करते हो, आपको तो मस्त सोना चाहिए, टेंशन तो आप लोग को होना चाहिए, है ना। देखो आपके लिए हम क्या करते हैं। कल मैंने आपके लिए, जैसे आप में से कई बच्चे हैं ना वो पुराने पेपर्स में यही पूछा करते हैं, पढ़ने से तो कई लोगों को मतलब ही नहीं होता, वो यही पूछते रहते हैं मैथ्स कितने नंबर का आएगा, रीजनिंग कितने नंबर का आएगा। तो आपसे तो हुआ नहीं, मैंने करा। तो कल मैंने करीबन आधे से 1 घंटे सारे पेपर्स को निचोड़ा, सब में पूरी लिस्ट बनाई, खुद ने किया रात को, है ना। पूरा एक एक देखा कि किससे कितने कितने आए, वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, है ना। तो मैं आपको पुराने पेपर्स का जल्दी से आज बताऊंगा एनालिसिस कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए, है ना। फिर आपको नहीं पता है लेकिन रोज मैं पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस छांटता हूं टॉपिक वाइज, है ना। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम आपके लिए छांटते हैं। तो आपको जो पीडीएफ्स मिलती जा रही हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, कोई भी नहीं दे रहा है, हम दे रहे हैं आपको कि आपके पेपर्स की टॉपिक वाइज पीडीएफ वो छांटने का काम होता है। फिर आपने देखा होगा कि एक हम हार्ड लेवल के क्वेश्चंस का आपको वीडियो दे रहे हैं, ताकि आप जो है अलग से और टाइम निकाल के थोड़े से कठिन प्रश्नों को करें। तो इन वीडियो को, किस वीडियो में कितने क्वेश्चन देना है, कौन से क्वेश्चन देना है, यह भी हमें छांटना पड़ता है ना। फिर आपके लिए जो डेली की क्लास होती है उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। या आपको जितना पढ़ाते हैं ये ऐसे नहीं खड़े हो जाते, हम पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है तब जाके करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये तो आपके लिए कर रहे हैं। फिर एसएससी वालों के लिए अलग, बैंकिंग वालों के लिए अलग, मैथ्स फाउंडेशन वालों के लिए अलग, एसआई वालों के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर 8 से 9 घंटे हम पढ़ाते हैं तो लगभग 8 से 9 घंटे तैयारी करने में लग जाता है। सबके लिए अलग अलग चीजें निकालना, नया पैटर्न, नया सिलेबस, नए क्वेश्चन छांटना, ये सब हम आपके लिए करते हैं, है ना। तो दिखता बड़ा आसान है कि सर बस खड़े हो जाते होंगे, लेकिन बहुत मेहनत का काम है भाई। देखो पढ़ाना एक ऐसा होता है कि पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा दो, तो तुम्हारा भला हो या ना हो, पेपर में आए या ना आए, एक वो पढ़ाना होता है, उसमें कुछ नहीं रखा है, खड़े हो जाओ पढ़ा दो। लेकिन मैं वैसा वो तरीका ही नहीं रखता हूं। मैं हमेशा कंटेंट अपडेट करता हूं, नए नए क्वेश्चंस ऐड करता हूं, पुराने पेपर्स पे रिसर्च करता हूं, आपको के साथ शेयर करता हूं। तो अगर हम मेहनत करते हैं तो वो आपको दिखेगी भी, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं वो आपको जल्दी से बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हमारा सिस्टम होता है ना। 2017 का जो आपके पास पेपर है उसका मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूं, केवल कांस्टेबल का। आप बोलोगे तो बाद में कभी एसआई का भी दे दूंगा, पर फिलहाल हम कांस्टेबल का एनालिसिस आपको दे रहे हैं, ठीक है। विनर्स की ऐप पर सभी पेपर्स की पीडीएफ आप 2017 की एसआई हो, कांस्टेबल हो, सबकी पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो मस्त अपने मोबाइल में। और जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये काम आप खुद कर सकते थे, है ना। लेकिन आपको रोज कमेंट करना है, आपको तो रोज परेशान करना है, सर मैथ्स कितने नंबर का आएगा। अगर मैं वास्तव में आपकी जगह होता ना, तैयारी करने के पहले मैं एक दिन देता और पूरे पेपर पलटा डालता और मैं देखता कि भाई पेपर आता कैसा है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें होती है ना। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगी आपको, अपने लेवल पे खुद से कदम तो उठाना पड़ेगा। तो मैं बहुत सारा मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर नहीं करूंगा। मैंने करीबन 10 से 15 पेपर्स पलटाए हैं, उसके बाद आपके साथ एक कंक्लूजन में शेयर कर रहा हूं। आपके जो कांस्टेबल 2017 का सिलेबस है उसमें एक तो जीएस आया है। जीएस मतलब क्या क्या हो जाता है, जीएस मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका पॉलिटी, ठीक है, ये चीजें आ गई। हल्का फुल्का इकोनॉमिक्स, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के बाद आता है एमपीजीके, एमपीजीके के बाद आता है आपका मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग के बाद आपका आता है मैथ्स और मैथ्स के बाद आता है आपका साइंस। और आपको मतलब मैंने तो खैर पहले भी पुराने पेपर देखे हैं, इतना कंफ्यूजन होता है इसमें, मतलब पता नहीं पेपर डिजाइन कौन करता है, इतना खिचड़ी बनाया जाता है कि कोई भी चीज सीक्वेंस में नहीं।
अचानक जीएस में रीजनिंग आ जाएगा, रीजनिंग में मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स में साइंस आ जाएगा। बड़ा खिचड़ी बनाया जाता है पेपर को। आप जब पेपर पलटाओगे ना तो मुझे कल 4 या 5 पेपर के बाद इरिटेशन आने लगा कि यार कितना घटिया पेपर का पैटर्न है ये, कि हर 2 क्वेश्चन जहां 2 जीएस हुए फिर रीजनिंग आ गया, रीजनिंग के बाद अचानक से मैथ्स आ गया, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। और ये चीज आपको पेपर में बहुत परेशान करेगी। अगर सेक्शन होता है ना कि पूरे मैथ्स लाइन से, रीजनिंग लाइन से, जीएस लाइन से, तो वो इजी होता है। लेकिन जब वो पूरा खिचड़ी बनाते हैं ना, ये थोड़ा सा कठिन होता है ना। तो ये भी आपके लिए एक चैलेंज है कि आपको उसको डील करना है। ठीक है, उन्होंने 3 सेक्शन जरूर दिए हैं, पर आप देखना तीनों सेक्शंस कोई काम के नहीं है। बड़ा ही घटिया पैटर्न जिसने भी बनाया है, बहुत घटिया पैटर्न बनाया है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन कम करेगा, क्योंकि कई लोग ना झेल ही नहीं पाएंगे उसको। तो अगर आप अभी से थोड़ी वैसी प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि बाकी लोग उसमें उलझ जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान दीजिए, मैं आपके कमेंट्स थोड़ी देर बाद लूंगा, यहां पे आप जरा ध्यान से देखना। ओके, अब देखिए मैं आपके सामने 4 एनालिसिस रख रहा हूं। एक काम करें क्या, इनको इधर ले लेते हैं, नहीं तो ये बहुत दूर हो जाएंगे। जीएस का मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों से मतलब है मेरा यहां पे जीएस का। ठीक है, ये आपका हो गया अलग अलग एनालिसिस 1 2 3। ठीक है, मैं आपके साथ 3 शिफ्ट के मार्क्स शेयर कर रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। शिफ्ट तो मैंने लिखी नहीं कौन सी है, मैंने बहुत सारी शिफ्ट निकाली, उसमें से 3 आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे एक शिफ्ट में जीएस के 11 क्वेश्चन आए। ठीक है, चलो फाइनली एक और आखिरी कलर, अब नहीं। एक में 11 क्वेश्चन आए, फिर करंट अफेयर्स के 4, एमपी के 4, रीजनिंग के 32, ठीक है, मैथ्स के 38 और साइंस के 11। अगली शिफ्ट में उसके बाद 7 क्वेश्चन आए, फिर इसके 8 आए, फिर इसके 3 आए, फिर इसके 24 आए, फिर इसके 42 आए और इसके आपके 16 आए। फिर आगे बढ़े तो एक शिफ्ट में 15 आ गए इसके क्वेश्चन, इसमें 4 ही आए, इसमें 5 आए, इसमें 22 आए, इसमें 40 आ गए और इसमें 14 आ गए, है ना। ये 3 शिफ्ट है, ये कोई से पहली शिफ्ट है, ये तो पहले दिन वाला ही पेपर है, जो पहली शिफ्ट पहला दिन, और फिर मैंने इसके आगे रैंडम पता नहीं कौन कौन से उठाए हैं। अब आप देखो मैं आपके साथ क्या यहां पे शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी भी सेक्शन से क्वेश्चंस फिक्स नहीं है ना। आप यहां 3 शिफ्ट में अंदाजा लगा लो। जीएस में एक शिफ्ट में 11 क्वेश्चन आए, एक में 7 आए, एक में 15 आए। करंट अफेयर्स में एक में 4 क्वेश्चन आए, एक में 8 आए, एक में 4। एक आधा कम ज्यादा हो सकता है ना, क्योंकि मैंने ही कैलकुलेट करा है, एक आधा कम ज्यादा हो सकता है, टोटल 100 या कम भी हो। कोशिश करिए मैंने कि एग्जैक्ट काउंटिंग हो, थोड़ा आप कैलकुलेट करके देख लेना, एक आधा 1 प्लस माइनस हो सकता है। एमपी का किसी में 4 क्वेश्चन आए, किसी में 3 आए, किसी में 5 आए। रीजनिंग के कभी 32 आए, कभी 24 आए, कभी 22 आए। मैथ्स के 38 आए, 42 आए, 40 आए। साइंस के 11 आए, 16 आए, 14 आए। ठीक है, तो आप एक बात समझ लो कि यहां पे कुछ नहीं पता होता है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, है ना। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि मैथ्स के इतने क्वेश्चन आना ही आना है, रीजनिंग इतना आना है, कुछ फिक्स नहीं है। तो अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हम मोटा मोटा क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे। जो भी हम 10 से 15 क्वेश्चंस को देखेंगे कितने आएंगे, वो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो जीएस में अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप मान के चलिए 10। ठीक है, देखो एग्जैक्ट तो बताना संभव ही नहीं है और एग्जैक्ट आएगा भी नहीं। हम एक मोटा मोटा लॉजिक लगा रहे हैं कि जीएस से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10 के आसपास आते हैं, कभी 8 9 आएंगे, कभी 11 12 13 14 15 हो जाएंगे। तो 10 के आसपास क्वेश्चंस आपके जीएस से आते हैं। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स से एक मोटा मोटा 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से आप मान के चलिए 5-6 क्वेश्चंस आएंगे। फिर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग से आप मान के चलिए 30 क्वेश्चन। फिर बात करते हैं मैथ्स की, जिससे आपके पास आएंगे 40 क्वेश्चन। और लास्ट में हम लिखते हैं साइंस, जिससे मोटा मोटा आपके पास आएंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा फिगर आप दिमाग में रख सकते हो। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ऐसा फिक्स नहीं है, ये मैं एक आपको मोटा मोटा एवरेज बता रहा हूं, है ना,
किसी में कम आए हैं, किसी में ज्यादा आए हैं, सारा डेटा आपके सामने है। तो ये एक हमारा अनुमान है, एक हमारा एवरेज है ना, कि ये आपका डेटा इस तरीके का है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ, इसलिए किसी भी प्रकार के कोई अजम्पशन, कोई कुछ कहे, उन चीजों में मत पड़ो, है ना। किसी के कहने पे मत जाओ, हमने हमेशा पढ़ा है ना, किसी के कहने पे मत जाओ, अपनी खुद की अकल लगाओ। तो आपके सामने अब भाई ये एनालिसिस है ना, आप इसको नोट कर ले। और मैं बोलता हूं कि मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं कि जो एकदम कहीं गड़ा हुआ था सोने जैसा कोई खजाना और मैंने निकाला। पुराने पेपर उठाओ, 1 घंटा निकालो, 15 पेपर पलटाओ, ये खुद आप बना लोगे। कोई नया काम नहीं करा है मैंने, ये वो काम किया है जो आप कर सकते थे, पर आपका समय मैंने बचा दिया। अब आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन जो है वो कौन कौन करवाएगा। 2 सब्जेक्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स में 38, 35, 38, 40, 42 क्वेश्चन हर शिफ्ट से आए हैं, है ना, हर शिफ्ट में आए हैं। रीजनिंग के 25, 30, 35 क्वेश्चंस भी लगभग शिफ्ट में आए। तो आप मान के चलिए कि 100 में से 70 नंबर 2 सब्जेक्ट आपको दिलाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो इंपॉर्टेंट है, कोई कम ज्यादा होते रहता है। उसके बाद अगला आपका साइंस है, उसके बाद आपका जीएस है, उसके बाद एमपी और करंट अफेयर्स, है ना। तो अगर आप देखेंगे कि 2 सब्जेक्ट 70 नंबर ला रहे हैं और बचे हुए सारे सब्जेक्ट आपके 30% का रोल प्ले करेंगे, है ना। अच्छा, आपको अगर अब स्ट्रेटेजी बनानी है तो आप एक बात समझ लो कि इन पे थोड़ा सा कम ध्यान देना। मतलब पहले आप एक बात समझो, आपके पास एक तो करंट अफेयर्स है जिसका अंत नहीं है। करंट अफेयर्स का इलाज मैं बता देता हूं, रोज सुबह 7 बजे अपनी यूट्यूब चैनल पे पार्थोस सर आप लोग के लिए करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं, उसको अटेंड करो। अभी तक नहीं करना है, आज से करना शुरू कर दो। 1 घंटा लगेगा, उसमें वो एमपी के भी करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और एग्जाम के पॉइंट से इंडिया, इंटरनेशनल, नेशनल सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। इसको सब आप करना शुरू कर दो, ठीक है। करंट अफेयर्स लगभग लास्ट 6 महीने के पूछे जाते हैं एग्जाम की डेट से, ठीक है। तो आप आज से पढ़ना तो शुरू करो, बाकी वो सब हम आपको बताएंगे और क्या करना है। अब आप एक बात समझिए कि आपके पास 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, 5वां, और इसको आपको रखना है अपनी लिस्ट में सबसे आखिरी में, है ना। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, देखो एक बात समझो, ये 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके 90 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और ये 3 सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 सब्जेक्ट ज्यादा जरूरी कि वो 3 ज्यादा जरूरी? अच्छा, ये तीनों का अंत भी नहीं है। आप हिस्ट्री कितना ही पढ़ लो, ज्योग्राफी कितना ही पढ़ लो, पॉलिटी कितना ही पढ़ लो, इतिहास, भूगोल, संविधान अनंत है, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके मन में आता है ना कि सर हम कौन सा छोड़ें या किस पे थोड़ा कम ध्यान दें। तो मेरा सजेशन है, देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ना नहीं है, लेकिन हमें अगर अभी कम मेहनत अगर किसी पे करनी है या किसी सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है, तो आप अभी किसको समझ लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनका ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। इनकी क्लास अटेंड कर लो बस। बाकी आपके पास जितना भी फ्री टाइम बचता है उनमें आप इन सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, है ना। मतलब अब आप खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, किसी भी व्यक्ति के पीछे मत भागो, कोई यूट्यूब पे फर्जी वीडियो मत देखो कि ऐसा कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, वैसा कर लेंगे तो। एक बात समझ लेना, सक्सेस के लिए किसी के लिए भी एक स्ट्रेटेजी नहीं होती कि एक नियम है कि भाई ऐसा कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी जरूरत, अपनी कमियां, अपनी खूबियों के हिसाब से उसकी स्ट्रेटेजी बनती है, और ये कोई भी एक कॉमन नियम में नहीं बता सकता हूं कि ऐसा करने से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपकी क्या कमियां हैं, आपको कहां सुधार करना है, आप कितना टाइम निकाल रहे हो। भाई कोई जॉब कर रहा है, कोई फ्री है, कोई खेत में जाता है, कोई कुछ काम करता है, सबका अपना अपना शेड्यूल है, अपनी अपनी चीजें। तो आप डिसाइड करो कि आप कैसे शेड्यूल बना सकते हो, कैसा भी शेड्यूल बनाओ। मेन चीज है मेहनत, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आप समझ लो। दूसरा मैं आपको बताता हूं, पेपर बहुत इजी आता है अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा सही तरीके से चलो। क्लास में आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके थोड़ी प्रैक्टिस करो, पुराने पेपर सॉल्व करो, आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे। मैं बोल रहा हूं आप 80, 85, 90 नंबर आराम से ला सकते हो। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना अच्छे से पढ़ के, रिवीजन करके और पुराने पेपर हल करके कर लोगे तो।
एक्स्ट्रा मेहनत कर लो तो और अच्छी बात। और कहीं ना कहीं आप एक बात समझिए कि कोई भी व्यक्ति आपको पूरा आईएमपी नहीं पढ़ा सकता कि ऐसे ही आएगा। दुनिया में किसी को नहीं पता पेपर कैसा आएगा, है ना। लेकिन जो आप पढ़ रहे हो पेपर उसी से मिलता जुलता आएगा। उन्हीं की संख्याएं बदलेंगी, उन्हीं में थोड़ा लेवल बढ़ेगा कम होगा, लेकिन पेपर उसी के आसपास रहेगा, है ना। दूसरी बात कि अगर 100 क्वेश्चंस आएंगे या मैथ्स में 40 क्वेश्चन आएंगे तो आप मान के चलिए कि 3 या 4 कठिन आएंगे। इसके अलावा 40 में से 3 या 4 कठिन आएंगे, बाकी 35-36 क्वेश्चन आसान आएंगे जिनको यूं ही कर दोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, पेपर में जब वो 4 क्वेश्चंस देखते हैं ना तो हमें लगता है पेपर बहुत कठिन आता होगा। पेपर कठिन नहीं आता है, और 4-8 क्वेश्चन तो हर पेपर में कठिन आते हैं। आप एसएससी का एग्जाम दो, बैंकिंग का दो, रेलवे का दो, किसी भी दुनिया में एग्जाम दो, 4-6 क्वेश्चन तो टफ आएंगे ही। बाकी ऐसे आते हैं जो आप यूं ही कर सकते हो, तो वो तो आपसे बनेंगे। हमें वो 4 भी छोड़ के नहीं आना है ना। एक बात आप समझिए, क्योंकि बाकी लोग मात खाएंगे मैथ्स और रीजनिंग पे, और आपको क्या करना है, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स का कोई अंत नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप करंट अफेयर्स 6 महीने नहीं 1 साल का पढ़ जाओ, आप कितना ही करंट अफेयर्स पढ़ लो, लेकिन एक आधा सवाल तो ऐसा जरूर आएगा जहां आपको लगेगा यार, क्योंकि अंत ही नहीं है ना भाई। एक दिन में 500 खबरें होती हैं, कितनी पढ़ोगे आप, अंत नहीं है। साइंस का अंत नहीं है ना। एमपीजीके का अंत नहीं है, कितना ही पढ़ लो। अगर प्रश्न बनाने वाले ने डिसाइड कर लिया है कि तुमसे नहीं बनने देना है, तो वो ऐसा मेला पूछेगा आपसे जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा। तो कितने मेले याद करके जाओगे, कितने आप मध्य प्रदेश का रट्टा मार के जाओगे। तो इनका अंत नहीं है, इनमें कोई सीमा नहीं है ना। पर मैं बात क्या कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 आएंगे, बाकी वो आएंगे जो आप आराम से कर दोगे। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप 100% करके आ सकते हो, है ना। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आज से मेहनत कर रहे हो। आ रही बात समझ में? हम्म। इसलिए अब आप क्या करिए, पुराने पेपर को उठाओ, है ना। अभी तो खैर थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ने दो, पुराने पेपर्स उठाओ और फिर देखो कि क्या क्या आता है, कैसे पढ़ना है, क्या चीजें हैं, तब जाके आपको समझ में यहां पे सारी चीजें आएंगी। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके थोड़ा काम आएगा, थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि यहां पर हमें क्या करना होता है ना। तो मैंने सोचा कि यह मैं आपको बता दूं ताकि आप बीच बीच, कई सारे महान बच्चे पता ही नहीं सिलेबस क्या होता है, कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दी, पता ही नहीं आता क्या है ना। तो ये उन लोगों के लिए मैंने बताया है कि भाई देखो पहले तो आता क्या है ना। कई लोग बोलते हैं इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, अरे इंग्लिश आता ही नहीं भाई, कौन सी दुनिया में हो। हम्म। अरे यश, प्रभु आपके चरण हो तो मुझे दर्शन करा दो। अब तुम्हें प्रीवियस पेपर्स भी डाउनलोड करके अगर मैं ही दूंगा ना, तो हो गया काम मेरा। तो फिर अब ऐप पे डले हैं, ढूंढते बने तो यार ढूंढ लो, नहीं ढूंढते बने तो तुम रहने दो, है ना। अगर तुमसे वो भी ना हो पाए तो रहने दो फिर तुम। हाँ, पेपर में कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है, ये बाद में बात करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। अभी आप इसकी चिंता मत करो, अभी तो आपसे कितना बन रहा है उस बात की चिंता करो। यस, बिल्कुल हो जाएगा भाई सिलेक्शन। मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होगा।